नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है इवोल्यूशन आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपके लिए जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो हम करंट की क्लासेस लेके आ रहे हैं, एक तो आप जो वनडे एग्जाम देते हैं जितने भी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही जो आरएस की तैयारी स्पेसिफिक कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा एनालिटिकल फॉर्म में पढ़ाते हैं, तो उस दृष्टिकोण से उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आपको नहीं छोड़नी इस क्लास को स्पेसिफिक, क्योंकि अभी तक राजस्थान लेवल पे ये चीजें कोई नहीं कर रहा। आपको यहाँ से जो कंटेंट मिल रहा है और एक एनालिटिकल फॉर्म में आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगी। अभी से शुरू कर देना है इस चीजों को। आप तैयारी के प्रोसेस में हो, कहीं से भी पेड कोर्स दे रखा है या कहीं से भी ऑफलाइन कोचिंग भी कर रहे हो, लेकिन ये क्लासें भी करनी है ताकि आपका एक थॉट प्रोसेस बिल्ड होता जाए। करंट की जो समस्या होती है, सिर्फ पढ़ाना और फैक्चुअल पढ़ाना ही एक नॉर्मल चीज हो जाती है आज के जमाने में। ठीक है, लेकिन उसके पीछे की जो चीजें हैं, घटना है, उसको एनालाइज करना और फिर आंसर राइटिंग करना, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये अभी समझेंगे तो फिर एग्जाम में जाके बेहतर कर पाएंगे। शुरू करते हैं। आज की जो पहली न्यूज है, पहली खबर थी, वो है राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन। क्या है ये, सबसे पहले जानना पड़े। ठीक है, तो कृषि से जुड़े जो किसान है, उनकी सबसे बड़ी समस्या है वो अपनी इनकम का जो भाग है, वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो क्या कर देते हैं, इन यंत्रों में खर्च कर देते हैं, अगर वो खरीद के लाते हैं तो। ठीक है, इस समस्या से निजात पाने के लिए राजस्थान सरकार यंत्र खरीद पर ग्रांट दे रही है, अनुदान दे रही है। ये बात समझ में आई। तो कृषि तकनीकी मिशन का उद्देश्य है कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। बजट 2023-24 में राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि 1 लाख जो किसान है, वो यंत्र खरीद पर 250 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। 1 लाख किसानों को 250 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा। राज्य सरकार ने दावा किया है पिछले 4 वर्षों में हमने करोड़ों करोड़ रुपए से अधिक का ग्रांट दिया है। ठीक है, और साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए इस योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है। तो जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, लघु वर्ग, सीमांत एवं महिला किसान, यदि वो यदि वो किसान जो कृषि यंत्र खरीदती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसान, ये जो वर्ग है, ये अगर कृषि यंत्र खरीदे तो राज्य सरकार इनको 50% का अनुदान प्रदान करेगी। ठीक है, यानी 100 रुपए तो 50 रुपए राज्य सरकार दे देगी। साथ ही जो अन्य किसान है, इनको इन वर्गों को छोड़कर अन्य किसान है, उनके लिए अनुदान की राशि कितनी है, 40%, 60-40 का रेशियो रहेगा। ये बात भी समझ में आई। साथ ही जो किसान है, उनको कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए, यानी आपको लाभ लेना है, आपको राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार कार्ड के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। राज किसान साथी पोर्टल याद रखना, यहां से इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही यहाँ पे ये बता रखा है कि 40% जो है हमने वर्ग देख लिया, 50% किसको मिल रहा है, उनको छोड़कर उन वर्गों को, ये हम देख लिया है। और ये सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो ये है कि एक कृषक को एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की कालावधि में, यानी 3 वर्ष में केवल एक बार ही अनुदान मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है। एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र, यानी एक प्रकार का कृषि कृषि यंत्र है, 3 साल में एक बार उसके लिए ग्रांट मिलेगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्र पर अनुदान मिलेगा। यानी कृषि यंत्र कितना, 3 यूज कर सकते हो और तीन तीन पे आपको अनुदान मिल जाएगा। और एक प्रकार का 3 साल में एक ही बार ग्रांट मिलेगा उस पे। ये बात समझ में आई आपको। ये है राजस्थान कृषि जो तकनीकी मिशन है, उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो। और साथ ही ये राज्य सरकार ने अपनी बातें गिनाई कि 43,396 किसान लाभान्वित हुए और 4 सालों में कृषि यंत्रों के क्रय पर 1 करोड़ 44 लाख रुपए का राज्य सरकार ने अनुदान भी प्रदान किया है। और बजट 2023-24 की घोषणा में 250 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है 1 लाख किसानों को। ये बातें, ये जानकारियां आप अपने एक नोट्स बनाइए और उसमें लिखिए
अभी से लिखिए और इसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जानकारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भले आप आरएस का एग्जाम दो, भले वनडे एग्जाम दो, वो फैक्चुअल भी जानकारी पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, और आरएस वालों को भी अपनी बात प्रूव करने के लिए आंसर में फैक्ट तो लिखना ही पड़ेगा। अभी से जानकारी रखनी है अपन को। रोज शो सिटी पार्क, यानी जो गुलाब होते हैं उनका शो किया जा रहा है सिटी पार्क जयपुर में। सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा ये सूचना दी जा रही है, 26 फरवरी को रोज शो 2023 का आयोजन होगा। द सोसाइटी ऑफ रोज, ठीक है, तो रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से आयोजित होगा ये, और 400 से अधिक किस्म के गुलाब प्रदर्शित किया जाएंगे, प्रदर्शनी होगी ये। ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में। ओके। राज्यपाल महोदय यहाँ पे शामिल हुए थे। और जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में आयोजित हो रहा है, ये उसका 14वां संस्करण है। 14वें संस्करण का आयोजन हो रहा है 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक इसका आयोजन होगा करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लालसोट दौसा के समेल गांव में, लालसोट दौसा के लालसोट दौसा के समेल गांव में जो मोरेल नदी है उस पर 22.80 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा ये प्रस्ताव मंजूर किया गया है। मोरेल नदी, समेल गांव, लालसोट, दौसा, इतना याद रखें। दौसा में एनीकट बनेगा। लागत कितनी है? 22.80 करोड़ रुपए। इसकी जो मुख्य समस्या यही है, मुख्य जो इसका उद्देश्य यही है कि जो सिंचाई है वो, सिंचाई का जो एरिया है वो बढ़ाना है एक अपन को। ठीक है, जल की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाए, और साथ ही वो एनीकट बन जाएगा तो उसके आसपास का जो एरिया है ना, उसका जो ग्राउंड लेवल होगा, यानी जो भूजल हम कहते हैं, तो उसका जो लेवल बढ़ जाएगा। उसका लेवल बढ़ने से क्या फायदा होगा कि लॉन्ग टाइम ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड वाटर होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है? मेन पर्पज होता है कि एक तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, लॉन्ग लेवल, ठीक है, तो वो रहता है और उनकी स्टेबिलिटी होती है। एक तो बहता हुआ पानी होता है, वो तो बहेगा और चला जाएगा। ग्राउंड वाटर एक जगह स्थिर हो जाता है, तो वो हमारे यूज में आएगा ना इन फ्यूचर के लिए। तो अगर एनीकट बन जाएगा तो यहाँ का जो ग्राउंड लेवल है अभी डिक्रीज हुआ है तो वो भी बढ़ जाएगा, वो हमारे लिए यूजफुल है। इस दृष्टिकोण से एनीकट का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान आवासन मंडल जो है, राजस्थान आवासन मंडल का 54वां स्थापना दिवस हाल ही में आयोजित किया गया है। इसके जो मुख्य आयुक्त थे पवन अरोड़ा, पवन अरोड़ा, याद रखें। जैसे हमने बात की थी, राजस्थान को इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिल्ली में आयोजित उसका समारोह था, उसमें 2 अवार्ड प्रदान किए गए थे। कौन कौन से अवार्ड थे? हमने बात की थी हाल ही में, जो दिल्ली है, दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड समारोह में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा राजस्थान को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन, जैसा कि आपने हाल ही में खबरों में सुना होगा, कियारा आडवाणी, नाम सुना है? उसका भी जोधपुर में अभी शादी हुई। कैटरीना कैफ ने भी जोधपुर में शादी की। ठीक है, तो राजस्थान में हो रही शादियां, ये क्यों हो रहा है? वेडिंग डेस्टिनेशन भी राजस्थान हो गया, और साथ ही टूरिज्म की दृष्टिकोण से भी राजस्थान का जो स्थान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इमर्जिंग है। ठीक है, इसमें हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड जो है इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा राजस्थान को दिया गया है, और साथ ही मोस्ट सीनिक रोड का अवार्ड भी राजस्थान को दिया गया है। और मोस्ट सीनिक रोड में, यानी दर्शनीय रोड कौन सी है? उदयपुर से जोधपुर की जो रोड है, नए नए हाईवे बने हैं, मुख्यमंत्री साहब वहीं के निवासी हैं। आसपास का जोधपुर का एरिया, अगर आप जोधपुर की तरफ जाए तो वहां की जो रोड है वो रोड देखने लायक है। साफ सुथरी और चौड़ी रोडें हैं, और कहीं पे भी अतिक्रमण नहीं हो रखा। इससे जो दिखता है तो वो दिखता है कि बेस्ट रोड है वो। अदरवाइज हमारी क्षेत्र की हम रोड देखें,
और लोगों ने अतिक्रमण कर रखा रोडों पे, तो वो रोडें ऐसी बन रखी कि तोड़ दी रोडों ने, और बीच में किसी की पाइपलाइन आ रही है तो खोद दिया पूरा रास्ता। ये समस्या है। ये समस्या इस रोड पर नहीं है। ये रोड है मोस्टनिक रोड। हमने हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स के तहत वुमेन्स रैंकिंग आर्चरी राष्ट्रीय स्तर की पढ़ा था। वो कहाँ हुई थी? जयपुर में। उसमें एक महिला जिसने गोल्ड जीता था, उसका नाम था दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये हो कि ये झारखंड रांची की निवासी है। ठीक है। पहले ये बिहार का भाग था, अब ये झारखंड का भाग है। अलग हुआ ना। ठीक है। ये पता होना चाहिए। और इनकी जो जानकारी यही है कि झारखंड निवासी, पहली बात तो। और साथ ही दीपिका विश्व कप में एक ही दिन में 3 गोल्ड जीतने वाली पहली तीरंदाज भी है। और साथ ही दीपिका जापान ओलंपिक, ठीक है, में क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र महिला तीरंदाज भी है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मिले हैं इन्हें। कौन कौन से? अर्जुन अवार्ड 2012 में मिला, फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2014 में मिला, पद्मश्री अवार्ड 2016 में मिला, यंगेस्ट अचीवर अवार्ड जो है 2017 में मिला, फैसिलिटेटेड बाय वोग करके। वोग देता है इसको। ठीक है। ये पता होना चाहिए। 4 अवार्ड, चारों पता होने चाहिए। और उसमें से मुख्य रूप से 12 वाला अर्जुन अवार्ड पता होना चाहिए, 16 वाला पद्मश्री पता होना चाहिए। बात करें मनु प्रतिमा, हाल ही में खबरों में थी मनु प्रतिमा। क्यों थी? क्योंकि जो जयपुर स्थित परिसर है, जयपुर की जो हम बात करें कि कोर्ट है, सर्किट बेंच जो जयपुर में है हमारे, तो वहां पे मनु प्रतिमा लगी हुई है हाई कोर्ट के उस परिसर में। तो लोगों द्वारा उसका अपोज किया जा रहा है या विरोध किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप जब मनुवादी जो लोग होते हैं, या मनु की जो धारणा थी, मनु की जो विचारधारा थी, ऐसा कहा जाता है कि मनु जो थे महिला विरोधी थे। ठीक है। महिलाओं को एक वस्तु की तरह ट्रीट करते थे वो। तो वो जो थे, वो कहीं ना कहीं समतामूलक समाज के विरोधी थे। या वुमेन्स फेमिनिज्म वाले लोग कहते हैं कि ये लोग मनु अच्छा नहीं था। ये बात बहुत बोलते हैं। उसी की तर्ज पे है ये सब आंदोलन हो रहे हैं, ये याचिकाएं डाली जा रही है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और कहा कि ये याचिका हाईकोर्ट ही सुनेगी। ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है और हम इस पे फिलहाल कुछ भी नहीं राय देंगे। उन्होंने खारिज कर दिया। अब तो समस्या कहाँ आ रही? इस मनु प्रतिमा को हटाने से इनकार कर दिया गया है। बात तो यहाँ है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि ये मनु प्रतिमा 1989 में स्थापित की गई थी, जयपुर की सर्किट बेंच जो है वहां पे। ठीक है। बेसिक्स क्या हो? राजस्थान जो हाई कोर्ट्स है, राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 में जयपुर में स्थापना। कुल न्यायाधीश क्षमता वर्तमान की 50, लेकिन उपस्थित कितने हैं? 33। यानी वर्तमान में 33 है लेकिन क्षमता 50 की है। 50 तक हम सीट भर सकते हैं। वर्तमान चीफ जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव ये कार्यवाहक है। ये हमने पढ़ा था, अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था। महेंद्र मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक के रूप में नियुक्त हुए। स्थान जोधपुर। देखो, हाईकोर्ट अब की जो मुख्य पीठ है, मैंने आपको बताया था। ठीक है। मैंने बताया था कि ये कैसे लड़ाई हुई थी और जयपुर वालों ने वापिस अपनी यहाँ पे हाईकोर्ट की स्थापना करवाई थी। ये पढ़ाया था मैंने पहले। लेकिन वर्तमान में क्या बताना रखना है कि मुख्य पीठ तो हाईकोर्ट की है जोधपुर में, और उसकी सर्किट बेंच है, ठीक है, वो जयपुर में है। तो यानी एक ही बेंच है जयपुर में, सर्किट बेंच। और ये जो है स्थापना हुई है जोधपुर में हाईकोर्ट की सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हुई है। ये पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई है जोधपुर मुख्य पीठ की। ठीक है। और फर्स्ट न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट के फर्स्ट न्यायाधीश कौन थे? तो सर शरद कुमार घोष। इतनी जानकारी अगर है तो आप शांत हो जाइए और फ्री हो जाइए। राइट टू हेल्थ की बात करें, व्हाट इज राइट टू हेल्थ? जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21(1) के तहत हमें शिक्षा का अधिकार मिला है। अब राइट टू हेल्थ का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये है कि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार की तरह हो जाता है कि हमें पूरे जीवन राज्य सरकार ये सुरक्षा देगी, कैसी भी देगी, उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह जैसे नहीं होता है कि बच्चा होता छोटा तो परिवार वालों में, मतलब माता पिता की मुख्य रूप जिम्मेदारी होगी कि वो कुछ भी गलती करेगा
तो अल्टीमेटली पास वाला या कोई भी आसपास वाला गलती की है तो आसपास वाला कोई आके बोलेगा तो मम्मी पापा को समझाएगा, बोलेगा आपको बच्चा ये करता वो करता। वैसे ही अगर किसी बंदे को समस्या आई, राज्य के आम नागरिक को अगर कोई समस्या आई, हेल्थ रिलेटेड इशू आया, राज्य की जिम्मेदारी है उसको मरने नहीं देना, उसको बचाना। राइट टू हेल्थ कुछ ऐसा ही होता है। राइट टू हेल्थ में हम क्या कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है और इसका निजी अस्पताल के जो डॉक्टर्स है, जो अधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ठीक है, और ये हाल ही में चर्चा में था। तो राइट टू हेल्थ जो है बिल लाने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य होगा। राजस्थान देश में ऐसा पहला राज्य होगा, पहली जानकारी। और अब विवाद के कारण क्या हो रहा है, तो विवाद के कारण ये है कि जो समस्या मुख्य रहती यही रहती है कि आप बिल लाए, तो बिल में अब हेल्थ ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता का जो निर्णय है, ठीक है, तो किसी को हेल्थ इशू हुआ, ठीक है, तब इसकी हेल्थ ऑथेंटिसिटी का निर्णय है वो आप सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये एक समस्या है पहली तो। ठीक है, ये इसके इश्यूज है। हम जब अगर आईएलटीएस मेंस के आपको एग्जाम देने वाले हैं तो उसको इश्यूज लिखने पड़ेंगे। ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल जो लाया गया राज्य सरकार द्वारा, उसके क्या विवाद के कारण थे, समस्याएं कहाँ थी, तो वो समस्या यहाँ है कि हेल्थ ऑथेंटिसिटी के निर्णय को सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही इसमें सेवाओं का कौन कौन सी सर्विस हमें दी जाएगी राइट टू हेल्थ के तहत, तो वो उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये समस्या है, तो जनरल समस्या है ये तो। पेमेंट की जो समय सीमा है, यानी कब तक पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है, ये डॉक्टर्स की समस्या है, एक तरह से ये हॉस्पिटलों की समस्या है। हॉस्पिटल अपनी समस्या सुना रहे हैं कि पेमेंट्स की समस्या, सीमा का उल्लेख नहीं है, यानी कब आप राशि का हमें वापस उसको पे करेगी। साथ ही हेल्थ ऑथेंटिसिटी में डॉक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डॉक्टर को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। आप राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हो, डॉक्टर का भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो भी नहीं है। ये जो समस्या है मुख्य रूप से ये समस्या देखने की मिल रही है। साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित राजस्थान सरकार की कौन कौन सी अन्य योजना है, तो कौन कौन सी है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा है, सीएम चिरंजीवी योजना है, सीएम चिरंजीवी श्रमिक कल्याण योजना है, निःशुल्क दवा वितरण योजना है, निःशुल्क जांच योजना है। ये योजना भी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और इसके बजट में हमने क्या क्या घोषणा थी पिछले लेक्चर में हम पढ़ा है, उस लेक्चर को जाके भी आप देख सकते हो कि बेसिक्स क्या है इसके। और यहाँ पे सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल इश्यूज क्या है और करंट प्रोस्पेक्टस क्या है और राज्य सरकार कौन सी योजनाएं संचालित हो रही है। ठीक है, यूपीआई, यूपीआई के बारे में आपने सुना ही होगा। आप आज अपने दैनिक जीवन में कितने सारे पेमेंट यूपीआई के माध्यम से संचालित करते हैं, यानी आपके पास कोई से भी बैंक का अकाउंट है, ठीक है, चलेगा। लेकिन आपके पास अगर फोन पे है, पेटीएम है, ठीक है, और दुकानदार के पास भी वही लो, आप जब कुछ समोसा खाने जाते हो कुछ भी खाने जाते हो तो क्या करते हो, आप पेमेंट करते हो तो आप यूपीआई के माध्यम से ही करते हो। ठीक है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यानी सभी प्रकार के जो पेमेंट सिस्टम है उनको एकीकृत कर दिया है। ठीक है, करंट की न्यूज क्या है, तो हाल ही में भारत के जो यूपीआई है, भारत का यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का सिंगापुर का पे नाउ को भुगतान सुविधा के लिए एकीकृत कर दिया है, यूनिफाइड कर दिया है। ये न्यूज थी। साथ ही सिंगापुर पहला देश है जिसने भारत के साथ पर्सन टू पर्सन भुगतान सुविधा प्रारंभ की है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप, यानी आप सिंगापुर में जाओ, ठीक है, या सिंगापुर वाले इधर आए, पर्सन टू पर्सन आप कर सकते हो पेमेंट। ये सुविधा आसान नहीं होती क्योंकि अमेरिकन नागरिक यहाँ आके अगर मुझे पेमेंट करना चाहे तो वो वैसे थोड़ी करवाएगा फोन पे के माध्यम से, उसका अकाउंट अलग हुआ वो वहां, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है। सिंगापुर ऐसा देश बन गया पहला। बस समझ में आई आपको, सिंगापुर कोई नागरिक यहाँ आया इंडिया में और मुझे फोन पे करना चाहता है तो कर पाएगा वो डायरेक्ट, क्योंकि हमने यूनिफाइड कर दिया है। बात समझ में आई। यूपीआई एक मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली है जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। ठीक है, तो ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या होता है, ये बात समझनी इतनी जरूरी नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि यूपीआई एक मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली है जो हमने समझा है और हमें पता भी है क्योंकि हम डेली यूज में उसके लेते हैं। साथ ही वर्चुअल पेमेंट एड्रेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और यूपीआई जो है किसका है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और साथ ही आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया एक नवाचार है। और इसका शुभारंभ कब हुआ, आरंभ कब हुआ, 11 अप्रैल 2016 को हुआ था। 11 अप्रैल 2016 यूपीआई लॉन्च किया। और साथ ही इस यूपीआई बनाने का जो
जाता है तो वो किसको, एनपीसीआई और आरबीआई को का क्रेडिट जाता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। अग्निवीर भर्ती स्कीम के बारे में आपने सबने सुना होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या जानना है, तो करंट की बात यह है कि पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और इसके पास होने वाले अभ्यर्थी ही दौड़ में शामिल हो पाएंगे। ये एक छोटी सी न्यूज है, लेकिन हमें पता ये नहीं रखना है, पता ये रखना है कि इस अग्निवीर के जो लाभार्थी होंगे, अग्निवीर भर्ती स्कीम्स जो है उसके तहत 4 साल के लिए तीनों सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती होगी। और 4 साल बाद 25% जो अग्निवीर होंगे उनको स्थायी रूप से रोजगार दे दिया जाएगा। यानी टोटल का 25% लोग को स्थायी रोजगार दिया जाएगा 4 साल बाद। 4 साल के लिए अग्निवीर योजना में सभी को शामिल किया जा रहा है, लेकिन 4 साल बाद 25% को ही स्थायी रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। ये बात समझ में आई। और ये योजना अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों पर ही लागू होगी। अग्निवीर योजना अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारियों के लिए ही है ये योजना। साथ ही हम बात करें अग्निपथ योजना के बारे में, तो 4 वर्ष पूर्ण होने पर, अग्निवीर और अग्निपथ में अंतर क्या है? अग्निपथ योजना क्या कह रही है कि 4 वर्ष पूर्ण होने पर अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए का एक मुश्त सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। 11.71 लाख रुपए मिलेंगे 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को। ये बता कहाँ रहा है, ये मेंशन कहाँ कर रखा है, अग्निवीर पथ योजना में। साथ ही इसमें उनका अर्जित ब्याज भी शामिल होगा, यानी उसको जितना भी ब्याज क्रिएट होगा 4 साल में तो वो भी दिया जाएगा। और साथ ही अग्निवीरों को 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा, हमारा भी जीवन बीमा है एलआईसी में, वैसे कुछ 48 लाख का जीवन बीमा भी दान किया जाएगा, कवर दिया जाएगा उसका। और साथ ही 4 साल बाद सेवा जब छोड़ेंगे आप, पुनर्वास में भी मदद यानी रिहेबिलिटेशन भी किया जाएगा आपका, स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स भी प्रदान किए जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में अंतर। आप कभी भी आंसर लिखे तो लिख सकते हैं, और साथ ही फैक्चुअल क्वेश्चन भी कभी अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में आएगा तो आप टैकल कर लेंगे। रूस यूक्रेन की घटना तो हम पिछले 2 सालों से यहाँ हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम से देख ही रहे हैं। लेकिन समस्या कहाँ है? करंट करंट ये है कि यूक्रेन से रूस की सेना हटाने के लिए हाल ही में यूएन यूएन क्या है? वैश्विक शांति के लिए एक संस्था है, ठीक है। तो वहां पे एक रेजोल्यूशन या प्रस्ताव लाया गया, 141 देशों ने वहां पर समर्थन किया था, लेकिन भारत इस वोटिंग से हाल ही में दूर रहा है। भारत इसमें भाग नहीं लिया। इस जब नेहरू जब थे तो नेहरू की पॉलिसी क्या थी? गुट निरपेक्ष, यानी मुझे किसी गुट में शामिल नहीं होना। उसी तरह भारत अपनी टैक्टिक्स अपनाता है, हमेशा रणनीति अपनाता है। इस बार जैसे अभी भारत ने क्या किया, गुट निरपेक्षता दिखाई है कि मैं ना इस दल में शामिल होऊंगा ना इस दल में, ना तो रूस का सपोर्ट करूंगा ना यूक्रेन का। गुट निरपेक्षता है। बेसिक्स क्या है, तो यूक्रेन की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो रूस के साथ सीमा बनाती है, बेलारूस के साथ सीमा बनाती है, पोलैंड के साथ बनाती है, स्लोवाकिया के साथ बनाती है, हंगरी के साथ बनाती है, रोमानिया के साथ बनाती है, और काला सागर के साथ बनाती है। इतनी बात समझ में आएगी। तो आई होप आज की न्यूज आपको पसंद आई होगी। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन लास्ट में अंतिम रूप से मैं कह रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।